झारखंड में बन गई बात। आरजेडी लड़ेगी सीटें 7, जेएमएम कांग्रेस 70। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया गठबंधन में झारखंड में जो सीटों को लेकर के एक गलतफहमी का माहौल बना हुआ था, वो अब खत्म हो गया है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों ने मिलकर के जो 70 सीटें एक साथ लड़ने की बात कही थी, हेमंत सोरेन ने स्वयं इसका ऐलान किया था, वो बात अपनी जगह कायम है। बाकी बची 11 सीटों में से आरजेडी 7 सीटों पर लड़ेगी। राष्ट्रीय जनता दल 7 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और बची हुई जो 4 सीटें हैं वो वामपंथी दलों को जा रही है, जिसमें माले को सबकी सब 4 सीटें मिलेंगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट मांग रही थी, जिस बारे में अब तक कोई उनको आश्वासन नहीं मिला है। यानी 81 सीटें तय हो गई हैं, मगर अब भी इसका औपचारिक ऐलान, जिसको बोलते हैं प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि ये ऐलान हो गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, वामपंथी दल और कांग्रेस के बीच कंप्लीट सीटों का तालमेल हो चुका है। पूर्ण रूप से एक साथ एक सुर में 100% गठबंधन बना करके चुनाव लड़ा जाएगा। ये एक बहुत बड़ी सफलता हम कह सकते हैं, क्योंकि बीते 2 दिनों से ऐसा लग रहा था कि आरजेडी ये अलायंस से बाहर हो जाएंगी। उन्होंने धमकी दी थी, चेतावनी दी थी और कम से कम 12 से 13 सीटें लड़ने की बात कह रही थी, मगर आखिरकार वो मान गई उतनी ही सीटों पर जितनी सीटों पर पिछली बार आरजेडी ने चुनाव लड़ा था। पिछली बार आरजेडी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 1 में सफलता मिली थी। इसलिए इंडिया गठबंधन के घटक दलों में आरजेडी को और अधिक सीटें देने को लेकर के कोई उदार भाव नहीं था। उनका मानना था, इंडिया के घटक दल, चाहे जेएमएम हो चाहे कांग्रेस हो, कि 7 सीटें बहुत होती हैं, चूंकि स्ट्राइक रेट बहुत कम है। 7 में 1 ही सीट आरजेडी जीत सकी थी। तो तेजस्वी यादव, मनोज झा और भी दूसरे तमाम नेता आरजेडी के, जो अब भी रांची में बने हुए हैं, और ये तय हो जाने के बाद अब सिंबल दे करके, चुनाव चिन्ह प्रत्याशियों को दे करके ही वो रवाना होंगे। संभवतः आज रात रवाना हो जाए, या जब भी सीटों का जो प्रत्याशी तय किए गए उनको सिंबल देंगे। सिंबल देने के बाद उनका काम खत्म हो जाएगा और वो चले जाएंगे। फिर ये जो चुनाव है, वो चुनाव कम से कम अब कल से तो नॉमिनेशन फाइल करने का सिलसिला भी शुरू हो रहा है। और एक बात और, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में देखिए, सूची तो बन करके तैयार है, लेकिन उस सूची का ऐलान तो तभी होता जब सीटों का तालमेल हो जाता। अब तालमेल में कोई दिक्कत रह नहीं गई है। कांग्रेस की जो सीईसी की बैठक है वो दिल्ली में चल रही है। महाराष्ट्र की बैठक अब से थोड़ी देर पहले तक जारी थी, हो सकता है अब खत्म हो रही हो, लेकिन महाराष्ट्र में सीईसी की बैठक महाराष्ट्र के लिए हो रही थी, एआईसीसी में दिल्ली में, और आरजेडी की भी बैठक इसके तुरंत बाद, आरजेडी क्षमा कीजिए, इंडिया गठबंधन की बैठक भी इसके तुरंत बाद होनी है। मेरे से गलती हो रही है बोलने में, कांग्रेस की बैठक सीईसी के लिए हो रही है, इसके तुरंत बाद होगी। अब चूंकि इंडिया गठबंधन में एक साथ चीजें साफ हुई हैं कि आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ेगी, जेएमएम कितनी सीटों पर लड़ेगी और कांग्रेस, ये तो साफ था, लेकिन सीटें साफ नहीं थी। तो अब सीटें भी साफ हो रही हैं, तो प्रत्याशियों का ऐलान करने में दिक्कत नहीं होगी और कांग्रेस पार्टी इसका ऐलान करेगी सीईसी की बैठक के बाद। हो सकता है आज रात हो जाए ऐलान, और जेएमएम का तो आज रात
होना ही है। आज वो अब से कभी भी आपको सूचना आ सकती है कि जेएमएम के प्रत्याशियों की सूची ये है। जो अखबार में जो बातें छप रही हैं कि ये सीटें तो तय हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। लेटेस्ट एक अखबार से, दैनिक भास्कर से ये खबर जो सामने आ रही है वो ये कि 32 सीटों पर ये प्रत्याशी हो सकते हैं जेएमएम के। 32 सीटों के पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ है। इस ऐलान नहीं हुआ है बल्कि सूत्रों के हवाले से अखबार छाप रहा है। औपचारिक ऐलान होना बाकी है। जो 32 सीटें हैं उसमें देखिए हेमंत सोरेन बरहेट से चुनाव लड़ेंगे और कल्पना सोरेन को भी इस चुनाव लड़ाया जा रहा है। कल्पना सोरेन गांडेय से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा लिट्टीपाड़ा से दिनेश मरांडी, नाला से रविंद्रनाथ महतो, शिकारीपाड़ा से आलोक सोरेन, दुमका से बसंत सोरेन, गिरिडीह से सुदिव्य कुमार सोनू, टुंडी से मथुरा महतो, घाटशिला से रामदास सोरेन, जुगसलाई से मंगल कालिंदी, राजमहल एमटी राजा, बोरियो हेमलाल मुर्मू, महेशपुर स्टीफन मरांडी, जामा लुइस मरांडी, मधुपुर हफीजुल हसन, सारठ चूना सिंह, डुमरी बेबी देवी, गोमिया योगेंद्र महतो, चंदन क्यारी उमाकांत रजक, चाईबासा दीपक बिरुआ, मजगांव पूर्ति, चक्रधरपुर सुखराम उरांव, खरसावा दशरथ गागराई, तमाड़ विकास मुंडा, सिसई जिग्गा सुसारन ओरो, गुमला भूषण तिर्की, विशुनपुर चमरा लेंडा, लातेहार बैजनाथ राम, गढ़वा मिथिलेश ठाकुर, जमुआ केदार हाजरा, भवनाथपुर अनंत प्रताप देव और सिल्ली अमित महतो। ये सारे जो सारी सीटें हैं, 34 सीटें तय थी और सिर्फ आप ये समझिए जेएमएम 41 या 43 सीटों पर जो चुनाव लड़ेगी उसमें से वही 7 या 9 सीटें बाकी रह जाती हैं जिसका ऐलान करना है। यह भी इनफॉर्मल ऐलान बोलेंगे लेकिन ये एक तरह से पक्की है क्योंकि दैनिक भास्कर में छपी हुई सीटें हैं और पूरे दावे के साथ छपी हुई सीटें हैं, तो हम भी इसे पक्की मानते हैं। ये सारी सीटें, इसमें से आप देखेंगे कि वो नाम नहीं है जैसे चंपाई सोरेन के खिलाफ कौन खड़े होंगे, वो नाम नहीं है, वो रणनीतिक है इसलिए उस नाम का पर फैसला नहीं हुआ है। क्योंकि चंपाई सोरेन जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां बीजेपी के लिए जो दावेदारी कर रहे थे, बीजेपी में थे, उन्होंने अपनी बीजेपी से इस्तीफा दे करके हेमंत सोरेन से मुलाकात करके जेएमएम को ज्वाइन कर लिया है। तो एक तरह से उनकी दावेदारी भी पक्की मानी जा रही कि खेल खिलाड़ी बदल गया कह सकते हैं कि चंपाई सोरेन के खिलाफ जो बीजेपी से लड़ते थे वो अब बीजेपी से न लड़के जेएमएम से लड़ेंगे और जेएमएम से जो चंपाई सोरेन लड़ते थे वो बीजेपी से लड़ेंगे। ये बातें साफ दिख रही हैं। तो कुछ जो रणनीतिक सीटें हैं उसको छोड़ करके जेएमएम ने एक तरह से सीटें तय कर ली हैं और मीडिया में खबर भी लीक हो गई है। और ये जो हमने सीटें बताई हैं आप मिलान कर लीजिएगा, ये मैंने दूसरे सोर्सेस से भी कंफर्म किए हैं। ये सीटें ऑलमोस्ट सही होंगे, कोई एक नाम इधर उधर हो जाए तो बात अलग है। ये 34 की 34 सीटें वो हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा इन पर उम्मीदवार खड़े करने जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस में भी प्रत्याशियों की सूची बस आज रात आने वाली है। तो इसके बाद ये जो हुआ है, आप देखिए झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो गठबंधन भी बिना लाग लपट के स्पष्ट रूप से है। 10 आजसू लड़ रहा है और बाकी सीटें बीजेपी लड़ रही हैं, तो उनके बीच भी मुकम्मल तालमेल है। और बीजेपी ने 2 सीटें जेडीयू को दी गई है, तो 10-2 12 होता है, बाकी बचता है 69 होता है। मेरे ख्याल से एक और सीटें 68 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है जिसमें से 66 की घोषणा कर दी गई है। तो इस तरीके से गठबंधन का जहां तक सवाल है, दोनों तरफ चाहे बीजेपी हो और चाहे कांग्रेस हो, दोनों तरफ कांग्रेस जेएमएम बोलना चाहिए, दोनों तरफ गठबंधन पूरी मजबूती के साथ है।
अब लड़ाई बहुत रोचक होने वाली है, जोरदार होने वाली है। और आज हेमंत सोरेन कह भी रहे थे कि इस बार के चुनाव में बीजेपी ने वो सारी तिकड़में करना शुरू कर दिया है जो चुनाव जीतने के लिए वो करती है, जिसमें वोटर लिस्ट से लोगों के नाम गायब करना, जिसमें ईवीएम को मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना, वोट की गति को धीमा करना। ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूं, हेमंत सोरेन ने कही है कि इन चीजों पर बीजेपी करेगी, ये हथकंडे अपनाएगी और हम इसको लेकर के बहुत अलर्ट हैं। ये हेमंत सोरेन कर रहे हैं। कल हेमंत सोरेन कई जगहों पर, खास करके मेरे ख्याल से अभी मैं नाम पढ़ रहा था, बोल रहा हूँ डाल्टनगंज इलाके में, कल किन्हीं का नॉमिनेशन कराने भी जाने वाले हैं। और अब नॉमिनेशन का प्रोसेस जो है तेज हो जाएगा कल से। जब कल से नॉमिनेशन तय हो गया है कार्यक्रम हेमंत सोरेन का, तो इसका मतलब है कि आज सूची आनी तय है। अब से कुछ देर में कभी भी आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों की पूरी सूची मिल सकती है, क्योंकि कल से नॉमिनेशन शुरू हो रहा है और हेमंत सोरेन नॉमिनेशन में रहेंगे अपने उम्मीदवारों के साथ, सबके साथ नहीं, कुछ कुछ प्रमुख उम्मीदवारों के साथ वो रहेंगे। ये बातें साफ आ रही हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि फर्क क्या पड़ा, चाहे एनडीए में चाहे इंडिया में। तो पिछले चुनाव से अगर हम देखते हैं, तुलना करते हैं, तो एनडीए इस मायने में मजबूत हुआ है कि उसके साथ आजसू आ गया है। और इस मायने में ये महत्वपूर्ण है कि पिछला चुनाव जो हारे थे उस समय आजसू से उनका समझौता नहीं हुआ था। आजसू 15 सीटें मांग रहा था और बीजेपी उस समय 7 सीट 8 सीट देने से ज्यादा तैयार नहीं थी। इस बार 10 पर सहमति बनी और आजसू मान गया और दोनों एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ये बड़ी बात है। एनडीए गठबंधन के लिए ये भी बड़ी बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री रहे चंपाई सोरेन, बाप बेटा दोनों को उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया है। एनडीए के लिए यह भी महत्वपूर्ण बात है कि मधु कोड़ा को, पति पत्नी दोनों को अपने साथ जोड़ लिया है। मधु कोड़ा हालांकि एक नेगेटिव फेम के व्यक्ति हैं, मगर फिर भी उनके पास पैसा है, अफरात पैसा है, उनके पास प्रभाव डालने की क्षमता भी है। और उनकी पत्नी सांसद भी रही हैं, कांग्रेस में सांसद थी और पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान छोड़ गई कांग्रेस और उसके बाद चुनाव जीत न सकी, तो इस बार उनकी पत्नी को भी टिकट दिया गया है। ये सारी मजबूतियां आप कह सकते हैं। लेकिन जिस बात को हम मजबूती मानते हैं वो मजबूती जनता मानती है कि नहीं, ये चुनाव के बाद तय होता है, मतदान में जनता तय करती है। लेकिन फिलहाल जो हम परसेप्शन वाइज कहते हैं, ये सारी मजबूती एनडीए के साथ है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा जो फेरबदल या बोलिए पॉजिटिव बदलाव है वो है क्षमा कीजिए, वो है कि इंडिया गठबंधन के साथ माले का जुड़ा हुआ है और माले को आप 4 सीट भी देते हैं। और तो माले का चूंकि मार्क्सवादी समन्वय समिति के साथ गठबंधन हुआ है तो चारों सीटें विनेबल हो जाती हैं, क्योंकि माले का अपना प्रभाव, उसके साथ जेएमएम का प्रभाव और उसके साथ कांग्रेस का प्रभाव, ये तीनों इकट्ठा होकर के माले न सिर्फ अपनी 4 सीटें गारंटी कर देती हैं जीतने की, बल्कि कुछ एक सीटें जहां उनका प्रभाव है जेएमएम और कांग्रेस के लिए भी जीत की गारंटी सुनिश्चित करती हैं। तो इस तरीके से माले का इंडिया गठबंधन में आने से कम 7 से 8 सीटों पर इंडिया गठबंधन के हक में फर्क पड़ने वाला है। ये इंडिया गठबंधन या जेएमएम के लिए, कांग्रेस के लिए एक बहुत मजबूत पॉइंट है। दूसरी बात यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए ये इस चुनाव में महत्वपूर्ण ये है कि
जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सीटें हैं, 28 सीटें हैं, उन 28 में 26 पर हेमंत सोरेन का कब्जा है। और पिछली दफा भी जो आदिवासियों के बीच में हेमंत सोरेन की लोकप्रियता दिखी थी, वो लोकप्रियता उनके जेल जाने के बाद कई गुना बढ़ गई है। तो अब आदिवासियों की गोलबंदी सिर्फ एसटी के लिए सुरक्षित सीटों में इंडिया गठबंधन को बढ़त नहीं दिलाएगी, इसके अलावा जो जनरल सीटें हैं जहां आदिवासियों की संख्या अच्छी खासी है मगर वो एसटी सीट नहीं है, वहां भी आदिवासी वोटर से एकजुट होकर के हेमंत सोरेन के लिए वोट करेंगे। इसका फायदा सारे दलों को होगा जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं। ये एक चुनाव पिछले चुनाव के मुकाबले एक बदली हुई परिस्थिति को बयां करता है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो उम्मीदवारों की सूची जारी की है उसकी खासियत यह है कि कम टिकट काटे गए हैं, जीतने वालों के टिकट कम काटे गए। हालांकि अपोजिशन में थी तो आधी से ज्यादा तो सीट उसके पास थी नहीं, 25 सीटें जीती थी बीजेपी ने, तो 25 सीटों में 23 सीटें या 22 है, 22 या 23 सीटें उन्होंने टिकट नहीं काटे हैं। बाकी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही टेंडेंसी हम महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं। महाराष्ट्र में भी बीजेपी अपने सारे उम्मीदवारों को रिपीट कर रही है, झारखंड में भी रिपीट कर रही है। और जब बीजेपी उम्मीदवार रिपीट करती है तो उसके उम्मीदवार जीत नहीं पाते हैं, वो एंटी इनकम्बेंसी का सामना नहीं कर पाते हैं। ये ट्रेंड रहा है, जहां बीजेपी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के टिकट काटती है वहां उसको ज्यादा सफलता मिलती है। ये जानते हुए भी बीजेपी अगर झारखंड और महाराष्ट्र में ऐसा नहीं कर पा रही है, विधायकों के टिकट नहीं काट पा रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि सामने जो दूसरा ध्रुव खड़ा है, इंडिया गठबंधन खड़ा है, जहां आप अपनी पार्टी के विधायक का टिकट काटते हैं उसके उठ करके दूसरी तरफ चले जाने का खतरा पैदा हो जाता है। और इस स्थिति से निपटने के लिए बीजेपी के पास कोई रास्ता नहीं बचता। तो ऐसे में कोई बागी पैदा न हो, मनाने की सिचुएशन न आए, कोई दूसरे दल के साथ जाकर के हाथ न मिला ले। दूसरे दल का मतलब यहां सीधे इंडिया गठबंधन। तो इसको रोकने के लिए वो अपने उम्मीदवारों को रिपीट कर रही है, विधायकों को रिपीट कर रही है। ये बात बीजेपी के लिए नुकसानदेह है, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो। और झारखंड के संदर्भ में हम बात कर, यहीं पर हम ये भी देखते हैं कि बीजेपी ने इस बार के चुनाव में झारखंड में जो खुल करके परिवारवाद को दिखलाया है कि वर्तमान राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू को टिकट दे दिया, जिनका कोई राजनीति से लेना देना नहीं था। ऐसा नहीं कि वो पहले से राजनीति में रही थी और उनको टिकट दिया गया, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, वो सिर्फ बहू थी। तो बहू होने के कारण जो टिकट दिया गया है वो भी शहर जैसे इलाके में, जमशेदपुर ईस्ट में, तो ये बीजेपी को कोई फलदायी साबित होगा ऐसा नहीं है। जिस जमशेदपुर ईस्ट ने स्वयं रघुवर दास को हरा दिया, वो जमशेदपुर ईस्ट क्या रघुवर दास की बहू को जिता देगा? यह बड़ा सवाल है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि अर्जुन मुंडा तो लोकसभा का चुनाव हार गए, तो उनको विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए था, पार्टी कह भी रही थी, लेकिन अर्जुन मुंडा की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो चुनाव लड़े, क्योंकि उनको टिकट मिलता है एसटी सीट से। वो एसटी सीट में उनको पता है कि सारी सीटें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतने वाली है, तो वहां बीजेपी जीतेगी नहीं, तो हम पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, हम क्यों अपनी नाक फंसाने जाएं? तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, मेरी पत्नी को दे दीजिए टिकट। और इस तरह से उन्होंने अपनी पत्नी के लिए टिकट का इंतजाम किया।
तो ये बातें भी निश्चित रूप से मुद्दा बन रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो दिन रात परिवारवाद, वंशवाद की बातें करती है, वो खुलेआम जरूरत पड़ने पर इसका उल्लंघन करती हैं। ये बातें भी, ये मैसेज भी जा रहा है। चंपई सोरेन को आपने पार्टी में जोड़ा, इसके राजनीतिक कारण है, लेकिन चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को भी आप टिकट देंगे, ये भी आपने सौदेबाजी में स्वीकार किया। तो ऐसे में एक नहीं दो दो सीटों पर, आप जानते हैं घाटशिला में भारतीय जनता पार्टी मजबूत रही है। घाटशिला में बीजेपी तभी हारती है जब कम्युनिस्ट पार्टी, जेएमएम और कांग्रेस यूनाइट हो जाती है। बीजेपी का जीतना फिर मुश्किल हो जाता है। इस बार उस जगह से, घाटशिला से बीजेपी ने चंपई सोरेन के बेटे को खड़ा किया है। तो ये सीट इसलिए मुश्किल है कि वहां सूर्य सिंह बेसरा झारखंड पीपुल्स पार्टी के स्वयं खड़े हो गए हैं, वो भी आदिवासी वोटों के हकदार हैं। वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत मजबूत रामदास सोरेन वहां से एमएलए भी रहे हैं, वो खड़े हो गए हैं। तो निश्चित रूप से ये सीट जो है चंपई सोरेन के बेटे के लिए बहुत मुश्किल सीट है। स्वयं चंपई सोरेन जिनकी परीक्षा होगी, पूरे कोल्हान बेल्ट में एक भी एमएलए चंपई सोरेन के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा से टूटकर नहीं गया। ये छोटी मोटी बात नहीं है। और जैसे ही ऐलान हुआ कि बीजेपी टिकट देने जा रही है चंपई सोरेन को खरसवां से, वैसे ही वहां जो बीजेपी के उम्मीदवार पिछली बार थे और इस बार भी दावेदारी कर रहे थे, इसके अलावा एक और नेता जो दावेदारी कर रहे थे, दोनों दावेदारों ने बीजेपी छोड़कर जेएमएम का दामन थाम लिया है। अब इन दो में से एक को चंपई सोरेन के खिलाफ टिकट मिलना है, तो ज्यादा चांसेस ये है कि बीजेपी के उम्मीदवार जो पिछले चुनाव में थे और उनको ही टिकट मिलेगा। तो ये स्थिति भी कि बीजेपी ने अपने तमाम पूर्व मुख्यमंत्रियों को, उनके रिश्तेदारों को टिकट दिया है, ये चीजें भी उल्टी पड़ सकती हैं, महंगी पड़ सकती हैं भारतीय जनता पार्टी को, ये साफ तौर पर नजर आता है। इसके अलावा पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कोई बीते 5 सालों में कोई इतना बड़ा मुद्दा बनाया नहीं हेमंत सोरेन के खिलाफ, सिवाय इसके कि कहीं सीबीआई, ईडी, आईटी का छापा आपने डलवाए, जिसमें वो बहुत चर्चित छापा, जिसका कि नरेंद्र मोदी जी बार बार जिक्र करते हैं कि कांग्रेस के नेता थे वो, उनके घर में हजारों करोड़ की, सैकड़ों करोड़ माने नोटों का भंडार मिला, पूरा कैमरे में कैद हुआ, मशीनों से गिना गया, कई दिन लगे और कहा गया, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये कांग्रेस के नेता हैं और यहाँ इतने नोट मिले हैं। लेकिन अंतिम परिणाम क्या रहा कि विभाग ने उनके पूरे कारोबार को देखते हुए, चूंकि वो कांग्रेस के अकेले नेता का कारोबार नहीं था, उनकी ज्वाइंट फैमिली थी, ज्वाइंट फैमिली का जो बिजनेस था उसका कैश का बिजनेस था, तो वो कैश जो था पकड़ा गया। अब उस कैश का अंततः केस मुकदमा कुछ भी नहीं हुआ, वो केवल प्रोपेगेंडा बन के टीवी चैनल में नोट दिखलाने का की झलकियां बन करके रह गया। तो ये बातें तो बीजेपी करने में कामयाब रही, लेकिन वास्तव में ऐसा करने में कामयाब नहीं रही बीजेपी कि कोई आंदोलन खड़ा कर सके। इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा जो बीजेपी उठा रही थी उसको जन समर्थन नहीं मिला। बीजेपी इस बार डेमोग्राफी का भी मुद्दा उठा रही है, लेकिन एक तरफ डेमोग्राफी का मुद्दा है जिसमें आदिवासियों की संवेदना को झकझोरने का प्रयास है, वो इस रूप में कि देखो तुम्हारी आबादी कम होती जा रही है और मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं, यानी आदिवासी को डराने की जो एक पॉलिटिक्स बीजेपी लेकर आई है, उस पॉलिटिक्स का सामना
इसलिए हेमंत सोरेन कर पा रहे हैं क्योंकि आदिवासियों के बीच में वो खासा पॉपुलर हैं। वो ये बताने में कामयाब हैं कि आदिवासी जब गाड़ी पर चढ़ता है तो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है, आदिवासी जब प्लेन पर चढ़ता है तो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है, आदिवासी जब बहुत लोग चाहते हैं कि आदिवासी जंगलों में रहे, उनके पास खाने पीने की कमी रहे, वो बिना कपड़ों के रहे। तो इस चीज को बदलना है और ये जो सेंटिमेंट है आदिवासियों का, इसको हेमंत सोरेन एकदम सामने लेकर आते हैं। तो यही कारण है कि बीजेपी यहां भी अपने नैरेटिव के साथ घुस नहीं पा रही है। बीजेपी की ताकत क्या है ये भी समझना होगा। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और पूरे गठबंधन की भी बात समझ में आएगी। बीजेपी की जो ताकत है वो नॉन ट्राइबल्स वोट है, उसमें भी 100% नहीं, लेकिन जो ताकत है वो यहीं पर है। और इसमें भी जो महतो वोट्स हैं, महतो वोट से बीजेपी बीते दिनों लगातार कटती चली गई। बीजेपी के बड़े बड़े जो नेता महतो नेता हुआ करते थे, शैलेंद्र महतो, आभा महतो, सबको दरकिनार कर दिया गया। नतीजा हुआ कि महतो वोट्स पर बीजेपी की पकड़ जो है वो ढीली पड़ती चली गई और महतो प्लस आदिवासी ये वोटर्स मिलके 50% से ज्यादा हो जाते हैं झारखंड में। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्या किया कि आदिवासी महतो वोटर्स को अपने साथ जोड़ना शुरू किया और पहले भी उनके साथ हुआ करते थे। जब शिबू सोरेन ने लड़ाई शुरू की थी तो विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, बाद में सुधीर महतो, सूरज मंडल, तमाम नेता थे जो उनके साथ जुड़े थे। वही नेता जब शिफ्ट हुए तो बीजेपी मजबूत हुई, वैसे ही नेता शैलेंद्र महतो, आभा महतो। और जब इन नेताओं ने बीजेपी का साथ छोड़ा या बीजेपी में इनएक्टिव हो गए तो बीजेपी कमजोर हो गई। अब इस कमी को बीजेपी ने महसूस किया है, ऐसा नहीं कि महसूस नहीं किया है, महसूस किया है। मगर बीजेपी ने ये ऐसा किया है कि जो महतो वोट्स हैं, जैसे आजसू, सुदेश भगत, ये भी सुदेश महतो, तो ये भी जो सुदेश महतो हैं, महतो वोट्स में इनका प्रभाव है। तो पिछली दफा आजसू को भी बीजेपी ने साथ छोड़ दिया था, गठबंधन नहीं करेंगे, तो पूरा महतो वोट्स बीजेपी से शिफ्ट हो गया था। अब बीजेपी की सारी उम्मीद ये है कि आजसू से गठबंधन होने के बाद महतो वोट्स उनके पास आ जाए, इस पर टिकी है। क्या ऐसा होगा कि जो महतो वोट्स बीजेपी से छिटक चुका है सिर्फ इस कारण बीजेपी के साथ आ जाए कि आजसू के साथ उसने समझौता किया है? तो ये होना आसान नहीं लगता है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का जो प्रभाव है वो प्रभाव बीजेपी विरोधी वोटों का कांग्रेस के साथ जुड़ना है। इसमें धार्मिक आधार पर वोट भी हैं, इसमें सैद्धांतिक आधार पर भी वोट हैं। इसके अलावा कांग्रेस झारखंड के इलाकों में मजदूर संगठनों के बीच भी बहुत पैठ रखती है। लेफ्ट का भी मजदूर संगठनों के बीच में पैठ है। ये बातें, ये बेनिफिट्स बीजेपी को नहीं है। तो मजदूर संगठनों का समर्थन मिलता है कांग्रेस को। धार्मिक आधार पर भी जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे सिख हो चाहे मुस्लिम्स हो, सिखों की भी अच्छी आबादी है झारखंड में, और ईसाई तो बल्कि कई सीटों पर निर्णायक वोट रखते हैं। तो ये ईसाई, मुस्लिम, सिख अल्पसंख्यक वोट जो है कांग्रेस और जेएमएम के साथ हैं, और जिस कारण से वो पूरे देश में वो कारण है क्योंकि बीजेपी अल्पसंख्यकों का हमेशा अपमान करती है। तो वो बीजेपी को वोट क्यों देंगे? बीजेपी के वैकल्पिक सियासत को वोट देते हैं। तो ये काम वो होता है और होता दिखता है। इसके अलावा जो सोशल इंजीनियरिंग है, जाति की बात, जो बीजेपी के साथ जो जातियां जुड़ी होती हैं, ओबीसी, तो ओबीसी पर ऐसा नहीं है कि पूरे देश में किसी भी स्टेट में ओबीसी किसी एक पार्टी के साथ होती है, लेकिन ओबीसी के वोट बंटते हैं।
और जब ओबीसी के वोट बढ़ते हैं तो ओबीसी में महतो भी आते हैं, जिसकी चर्चा हमने की, और बाकी जातियां भी हैं। तो उसमें निश्चित रूप से बीजेपी के हिस्से भी वोट आते हैं, कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन साथ हुए गठबंधन के साथ भी लोग आते हैं। एक और बड़ा फैक्टर होता है, वो होता है आदिवासी और नॉन आदिवासी। ये करने की कोशिश बहुत लंबे समय से की जाती रही है। ये राजनीति झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके इसको तोड़ दिया कि आदिवासी और नॉन आदिवासी नहीं होगा। और कांग्रेस का ये इंपॉर्टेंस है जेएमएम के साथ जुड़ने में कि कांग्रेस ने आदिवासी नॉन आदिवासी के नारे को ध्वस्त कर दिया। कांग्रेस के साथ आदिवासी भी है, नॉन आदिवासी भी है, ओबीसी भी है, सब है, भले मात्रा उसकी किसी से कम बेसी हो सकती है। इन कारणों से कांग्रेस और जेएमएम का जो गठबंधन है काफी स्ट्रांग हो जाता है। अल्पसंख्यक साथ हैं, ट्राइबल साथ हैं, महतो का बड़ा वोट चंक साथ है, और इतना ही काफी है चुनाव जिताने के लिए, इतना गठबंधन ही काफी है। और हमने ओबीसी का कहा ही कि ओबीसी का भी एक हिस्सा बढ़ता है, एक हिस्सा बीजेपी में, एक इधर एंटी बीजेपी में जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो गठबंधन दोनों तरफ पुख्ता है, लेकिन पुख्ता गठबंधन होने के कारण इंडिया गठबंधन को एज मिल गया है, और उसके हम ये तमाम सारे कारण बता रहे हैं। अगर आरजेडी नहीं साथ आती तो क्या होता? आरजेडी अगर साथ नहीं आती तो परसेप्शन की लड़ाई में एक हार मिलती। जब आरजेडी लड़ती है तो आप समझिए कि जो नॉन आदिवासी वोटर्स हैं, जो बिहारी वोटर्स कहे जाते हैं, बिहारी वोटर्स में आरजेडी की और भी खास करके पिछड़ी जातियों में, ओबीसी में उसकी एक पैठ होती है। तो हालांकि वो पैठ वोटों के टर्म्स में वही 3% के आसपास है, लेकिन 3% वोट भी अगर छिटक जाता है तो वो इंडिया और बीजेपी की लड़ाई में ये 3% बहुत महत्वपूर्ण है। जब चुनाव नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे कि परसेंटेज में ये 3% कितना महत्वपूर्ण है। तो आरजेडी का साथ में चुनाव लड़ना इस मायने में इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। वो अलग बात है कि आरजेडी अपने तय सीट निकाल पाती है कि नहीं, क्या पिछली बार की तरह 7 में से 1 ही सीट जीतेगी, या कि इस बार स्ट्राइक रेट बढ़ेगा, ये सारी बातें हैं। इसमें आरजेडी को दम लगाना पड़ेगा, उनके तेजस्वी यादव जी को समय देना पड़ेगा, या उनके आने से कम यादव वोट, ओबीसी वोट का एक नया चंक जुड़ता है। इन चीजों को देखना होगा। माले हमने पहले कहा कम से कम 4 सीट और सीधे जीत कर देगी, और 7-8 सीट कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन को जिताने में मदद करेगी। तो आरजेडी और माले का साथ आना, और हम तो ये कह रहे हैं कि अगर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को अगर एक भी सीट इंडिया गठबंधन दे देता, और तो वो कम से कम 20-22 सीटों पर तो उनका असर है, लेकिन अच्छा असर कम से कम 6-7 सीटों पर तो ऐसा है जो कि निर्णायक जो है साबित होता है। तो इंडिया गठबंधन को ध्यान देना चाहिए। अब हम नहीं जानते कि ध्यान दिया गया है कि नहीं दिया गया है, लेकिन जेएमएम अपने भी कोटे से 1 सीट अगर दे देता सीपीआई को, चूंकि सीपीआई के साथ में कांग्रेस की दिक्कत यह है कि प्रियंका गांधी के खिलाफ सीपीआई उम्मीदवार दे रही है, लगातार दे रही है। तो कांग्रेस लेफ्ट में जब बात करती है तो सीपीएम को इंपॉर्टेंस देती है, सीपीआई को नहीं देती है। हालांकि डी राजा तो लगातार जुड़े रहते हैं इंडिया गठबंधन के साथ, लेकिन मैक्रो लेवल पर डी राजा प्रभावशाली नहीं हो पाते। 1 सीट भी अगर नहीं दिला पाते हैं तो डी राजा को भी सोचना चाहिए, काहे का इंडिया गठबंधन। 1 सीट झारखंड में आपको चुनाव लड़ने नहीं मिलेगा, जहां आपके कई सांसद हुआ करते थे। हजारीबाग से भुवनेश्वर मेहता होते थे, और इधर जमशेदपुर में भी आपके सांसद हुआ करते थे। जमशेदपुर में कई बार आप दूसरी सीट नंबर पर रहे, कई सीटों पर आपका प्रभाव रहा। आज आप 1 सीट पर भी इंडिया गठबंधन से नहीं मांग सकते। तो ये एक तरह से सीपीआई के लीडरशिप का फेल्योर है, और ये इंडिया गठबंधन में उदारता की कमी कि सीपीआई को एकोमोडेट नहीं कर रहे। सीपीआई को झारखंड में एकोमोडेट किया जाना चाहिए था,
क्योंकि सीपीआई का रिकॉग्नाइज्ड यूनियन, भाई पूरा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में उनका यूनियन है। किरीबुरु मेघाहातुबुरु में जो माइंस का है, खदाने हैं, कंपनी है, वहां पर जो सीपीआई की मान्यता प्राप्त यूनियन है। आदिवासियों के बीच में कुछ न कुछ प्रभाव अब भी मौजूद है। तो सीपीआई को इंडिया गठबंधन में साथ लेना एक जरूरी बात थी। मुझे आश्चर्य होता है कि ये क्यों नहीं हुआ। ये एक कसर, एक छिद्र जो है रह जाता है, क्योंकि अगर सीपीआई 10-15 सीटों पर उम्मीदवार दे देती है तो आपको डेंट लगाएगी, वो इंडिया गठबंधन को डेंट लगाएगी, जीतने में रोकेगी। ये बात समझने की जरूरत है। हालांकि झारखंड में असदुद्दीन ओवैसी भी उम्मीदवार उतार रहे हैं, लेकिन इन बातों का फर्क इसलिए नहीं पड़ता दिख रहा है क्योंकि इस बार बाइपोलर इलेक्शन साफ तौर पर दिख रहे हैं। अभी अभी हरियाणा जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ, आपने देखा कि जितने छोटे छोटे दल थे उनकी ओर जनता ने ध्यान भी नहीं दिया। आइदर इंडिया गठबंधन और एनडीए और बीजेपी, यही यही रहा। यही चुनाव का जो स्वाद है, स्वैग है, वो यही झारखंड में भी दिखने वाला है। और ये उसी का नतीजा है कि दोनों गठबंधन एक मजबूत फॉर्म में इकट्ठा हुए हैं और झारखंड की लड़ाई निश्चित रूप से रोचक होने वाली है। और हमें तो लगता है कि हमारी बातचीत के ही दौरान कोई अपडेट ना आ गया हो कि सीटों का, के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि चेक करें। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूं कि कहीं लिस्ट तो नहीं आई है, जेएमएम की लिस्ट या कांग्रेस की लिस्ट, ऐसी कोई लिस्ट तो नहीं आई है। ये भी देखना जरूरी होता है, लेकिन अभी तक आता हुआ में नजर नहीं आता, दिख नहीं रहा है। तो लेकिन आज लिस्ट आना पक्का है, क्योंकि कल जेएमएम नेता हेमंत सोरेन का शेड्यूल बना हुआ है अपने साथी प्रत्याशी के लिए नॉमिनेशन फाइल करने का। तो आज की बातचीत को हम विराम देने से पहले कुछ प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं। अरविंद त्यागी जी नमस्कार कर रहे हैं। अब बात बनाने का क्या फायदा, जनता में जो मैसेज जाना था चला गया, ये कह रहे हैं आरजेडी को लेकर के। मोहम्मद मुनव्वर कह रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं। लक्ष्मी नारायण जी लिख रहे हैं, गुड ए हर्डल इज ओवर, कम व्हाट मे नाउ अलायंस शुड restrain from loose talks with press. Also alliance exhibit oneness until election and contain themselves to their constituency. बिल्कुल सही बात कि लूज टॉक से बचना होगा, एकता का प्रदर्शन करना होगा और अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी पर ध्यान देना होगा। ये सारी बातें हैं जो लक्ष्मी नारायण जी कह रहे हैं। रंजीत कुमार जी लिख रहे हैं, आपको तो सिर्फ बीजेपी ही दिखाई पड़ रहा है, आपके दिमाग में बीजेपी फोबिया का जन्म हो चुका है। भाई दो ही बातें हैं, इधर या उधर। तो या तो बीजेपी फोबिया होगा या तो कांग्रेस फोबिया होगा, या तो बीजेपी के लिए प्यार होगा या तो कांग्रेस के लिए प्यार होगा, या तो आप दक्षिण पंथी विचारधारा के साथ होंगे या तो आप उसके खिलाफ होंगे। मैं कोई यहाँ न्यूज देने बैठा नहीं हूं, मैं यहाँ व्यूज देने के लिए भी बैठा हूं, जिसमें न्यूज भी शामिल है। न्यूज ये होगा कि कौन कितनी सीटों पे लड़ रहा है, उसकी वास्तविक स्थिति, और व्यूज ये होगा कि गठबंधन जो अब तक हमने किया है वो बताना। ये हमारा व्यूज निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के हक में जाता है। तो ये इसमें कोई छिपने छिपाने वाली बात है नहीं। हर्षित सिंह लिख रहे हैं, झारखंड इंडिया गठबंधन निकालना बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल है, लड़ाई बहुत बड़ी है। लक्ष्मी नारायण लिख रहे हैं, आवर रिक्वेस्ट टू अलायंस पार्टनर्स नॉट टू रश टू प्रेस इन हरी, स्पेशली टू संजय राउत एंड मनोज झा, नॉट टू किल द एस्पिरेशंस ऑफ कॉमन मैन। प्लीज नोट दैट वी आर इंटरेस्टेड टू एलिमिनेट बीजेपी। तो अलायंस पार्टनर लड़ते झगड़ते न दिखे, ऐसा कह रहे हैं। हर्षित सिंह कह रहे हैं, महाराष्ट्र लेट्स होप फॉर द बेस्ट। महाराष्ट्र में अच्छे परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं हर्षित सिंह कह रहे हैं कि ये याद रखें, झारखंड है, यहाँ चुनाव नतीजे आने में 3 बजते हैं, क्योंकि 200 से 500 वोट्स के अंतर पर हार जीत होती है, खेल हो सकता है। और कृष्ण कुमार लिख रहे हैं, कांग्रेस शुड नॉट कंटेस्ट इन यूपी, लेट अखिलेश प्रूव हिज वर्दीनेस।
ये फैसला हो चुका है कृष्ण कुमार जी, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी नहीं देने जा रही है। लक्ष्मी नारायण जी लिख रहे हैं बीजेपी आरएसएस थ्रेटन्स पिचिंग आडवाणी आदिवासीज versus Muslims without evidence, hence caste census is not done and keep citizens confused. कास्ट सेंसस नहीं कराया गया, बीजेपी आरएसएस धमका रहे हैं, आदिवासी वर्सेस मुसलमान करा रहे हैं, इस बात को लक्ष्मी नारायण जी बता रहे हैं, झारखंड की राजनीति समझा रहे हैं। जयपाल जी लिख रहे हैं इंडिया गठबंधन यूनाइटेड इंडिया। गुमान सिंह राजपूत लिख रहे हैं राहुल गांधी की मेहनत पर उसके राज्यों के नेता पानी फेर देते हैं, कांग्रेस के नेता जिंदगी में सुधरने वाले नहीं है। फुकरा बॉय गुड इवनिंग कह रहे हैं, आपको भी गुड इवनिंग। दिलीप कुमार बीजेपी को हराना है तो गठबंधन जरूरी है। गुमन सिंह राजपूत लिख रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में एबीपी न्यूज चैनल और यूट्यूब चैनल पर संजय शर्मा की 4 PM ने बीजेपी को जिताने के लिए सुपारी ले रखी है, इंडिया गठबंधन के खिलाफ न्यूज चलाने के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आज तो इन्होंने खबर ही चला दी कि संजय राउत ने अमित शाह से बात की और देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे से बात की। दरअसल क्या है कि इन्होंने खबर प्लांट की है। देवेंद्र फडणवीस ने फोन जरूर किया उद्धव ठाकरे के पास, लेकिन फोन इसलिए किया कि पब्लिक को कुछ खबर प्लांट करना था। उन्होंने बीजेपी में के साथ गठबंधन का ऑफर दिया, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कहा कि फेंके हुए सिक्के मैं नहीं उठाया करता। तो ये अमिताभ बच्चन का डायलॉग था, किसी फिल्म में संभवतः कुली वगैरह में था, तो उस डायलॉग को उन्होंने दोहराया। उसके बाद इन्होंने मीडिया में प्लांट कर दी कि इन दोनों के बीच बातचीत हुई है और उद्धव ठाकरे के तेवर बदल गए। बातचीत तो हुई है लेकिन तेवर नहीं बदले। ये इस बात को अब तेवर देखने के लिए कौन रिपोर्टर जाएगा, जहां से खबर प्लांट हुई सीधे चल गया नेशनल चैनल में। तो ये लगातार हो रहा है, चल रहा है। बेस्ट एनालिसिस जोहार भागीरथ कुमार दास जी कह रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार। गोमन सिंह राजपूत कह रहे हैं सीताराम येचुरी होते तो आज माहौल कुछ और होता, राहुल गांधी से उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे। और रविंद्र विश्वकर्मा जी प्रणाम इंडिया भी लिख रहे हैं, प्रणाम भी कर रहे हैं। हरिशंकर जोशी जी आनंद ले रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर, अपना ही प्लेटफॉर्म समझते हैं, नियमित रूप से रहते हैं और हम भी उनके प्लेटफॉर्म को अपना ही समझते हैं और अभी उनके साथ जाने भी वाले हैं। आप लोग भी संदेश में आप मुझे देखेंगे। 24 साल में 24 कंपनी नहीं खुला, ई कमल और तीर धनुष सबसे सब पार्टी को बारी बारी देख लिए, बहुत बर्दाश्त किया, अब कैंची पे बटन दबा के जयराम को मौका दिया जाए। गजब गजब गुस्सा में आपने लिखा है, लेकिन सही बात लिखी है। रंजन कुमार जी लिख रहे हैं शुड कास्ट सेंसस हैपन। और इसी तरह दिलीप कुमार लिख रहे हैं, दिलीप कुमार गोदी मीडिया झूठ फैला रहा है महाराष्ट्र में। रवीश कुमार फैन क्लब लिखते हैं ईवीएम का क्या होगा प्रेम जी। देखिए ईवीएम का हम आप कुछ ना कर सकते। ईवीएम 99% चार्ज होगा तो वही होगा जो हरियाणा में हुआ, लेकिन इतना जानते हैं कि अगर कुछ वोट परसेंट और कांग्रेस को मिल गया होता तो ये ईवीएम का चार्ज होना भी कारगर नहीं होता। ये बात जरूर समझ लीजिए। तो इतना मार्जिन अब जनता को देना है भरपूर उठ करके कि ईवीएम से भी वो मैनेज चीजें ना हो सके। ईवीएम से 5-7% वोट जरूर डले जाते हैं और बड़ा निर्णायक होता है जिस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जनता को ही अब फैसला करना है। धीरेन्द्र कुमार लिख रहे महागठबंधन का सीट क्लियर हुआ सर। महागठबंधन की सीट जो है अभी बैठक चल रही है, लेकिन आज रात क्लियर हो जाएगी, ये तय है, आज तो होना ही होना है। हालांकि महाराष्ट्र में नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल नहीं रही है, 2 दिन बाद है, 22 से संभवतः है, तो शुरू ही समय तो आ ही गया है। झारखंड में शुरू हो चुकी है थोड़ा पहले, 1 हफ्ते का समय भी है। तो इस हिसाब से आज दोनों जगह से महागठबंधन में ये तय हो जाएगा। शिवसेना ने तय कर लिया है, कांग्रेस को करना बाकी है। रंजन लिख रहे हैं शुड कास्ट सेंसस हैपन फॉर ऑल हिंदूज मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियन। तो कास्ट सेंसस तो सब में होना चाहिए। कास्ट सेंसस का मतलब ये नहीं है कि अगर किसी धर्म में कास्ट नहीं है तो उसका सेंसस नहीं होगा। कास्ट तो हर धर्म में है, बन गया है, तो उसका सेंसस होना है, क्योंकि उसको उससे एक आइडिया, एक तस्वीर जो है सामने लानी है। हालांकि रिजर्वेशन को लेके, कास्ट को लेके बहुत सारी बातें हैं कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट या इधर आरक्षित वर्ग का व्यक्ति दूसरे धर्म में चला जाता है तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलता है।
जयराम लाओ झारखंड बचाओ। रवीश कुमार फैन क्लब लिख रहे हैं उद्धव ठाकरे जी का बीजेपी में जाना असंभव। रविंद्र विश्वकर्मा जी लिख रहे हैं जीत और हार जनता पर निर्भर करता है बशर्ते बीजेपी के चुनाव आयोग निष्पक्ष हो। बिल्कुल सही बात है। मनिका से कौन, अब सीट वाइज बाद में चर्चा करेंगे, आज सीट वाइज चर्चा नहीं, अब तो समाप्त का दौर है, अब वाइंड अप कर रहे हैं बातचीत को और आपकी प्रतिक्रियाओं को लगातार दिखा रहे हैं। तो निश्चित रूप से झारखंड में जरूर बाहरी का दबदबा है, परंतु इस बार झारखंड की जनमानस की जीत होगी। यदि बीजेपी आदिवासी के सही अर्थों में शुभचिंतक हैं तो झारखंड में 28 आरक्षित सीट को छोड़कर कोई अनारक्षित से दें, ये विनय टुडू जी कह रहे हैं। हाँ, मतलब एसटी को अनारक्षित सीट से उम्मीदवार बनाएं, ये विनय टुडू जी कह रहे हैं। अरविंद यादव जी लिख रहे हैं आरजेडी जेजेएम कांग्रेस जिंदाबाद। गुलाम सिंह राजपूत लिख रहे हैं प्रेम जी अब दर्शकों को समझ जाना चाहिए कि संजय शर्मा किस इरादे पर अडानी के इशारे पर यूट्यूब चैनल चलाकर दिखावा कर रहा है, वरना गलत न्यूज हरगिज नहीं चलाता था, वहीं उसकी पोल खुल जाती है। मोहम्मद मिराज आलम लिख रहे हैं झारखंड सरकार ने शिक्षा स्वास्थ्य पर काम नहीं किया, जो शिकायतें रहेंगी वो तो रहेंगी, उसको कोई मिटा नहीं सकता। कैरियर पॉइंट आरजेडी जेएमएम लिख रहे हैं सर सोशल मीडिया वीडियो खबर टेक कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रही है। अशोक गुप्ता जी लिख रहे हैं विश्रामपुर से कौन लड़ेगा। देखिए सूची लेकर के हम जैसे ही हाथ में आएगा बताएंगे, अटकल में बताना सही नहीं है, जो थोड़ा पुख्ता हमें लगा वो हमने आपकी स्क्रीन पर रखा। रंजन जी कह रहे हैं नो सर, इवन दलित क्रिश्चियंस एंड दलित मुस्लिम्स विल गेट रिजर्वेशन बेनिफिट, आवर स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी पास द बिल लास्ट ईयर। मैं धर्म परिवर्तन वाला उदाहरण दे रहा था और दूसरा उदाहरण नहीं दे रहा था जी। जगन्नाथ मेघ जी कह रहे हैं चुनाव जनता को लड़ना है, ना कि कोई विरोधी पार्टी, क्योंकि सब कुछ मैनेज है, सिर्फ जनता को आगे आना होगा। बिल्कुल सही बात है। बीजेपी के को हराने का काम जनता कर सकती है। आज राजनीतिक पार्टी और गठबंधन के वश में नहीं रहा, गठबंधन खूब अच्छा परफॉर्म कर लेती है फिर भी चुनाव हार जाती है, क्योंकि जनता जब तक उस एग्रेशन के साथ में नहीं आएगी और चुनावी हथकंडे जो होते हैं उसका सामना करने के लिए नहीं आएगी तो चुनाव नतीजे भी नहीं बदलेंगे। ये बात हमारे दर्शक भी कह रहे हैं। विश्रामपुर से कौन लड़ेगा, ये तमाम बातें पूछी जा रही, मैं बहुत जल्दी सबका जवाब लेकर आऊंगा। आरजेडी भले ही कम सीटों पर लड़े, पर झारखंड में अनेक सीटों पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये निश्चित रूप से सही बात कर रहे हैं। आरजेडी प्लस जेएमएम प्लस कांग्रेस प्लस लेफ्ट, ये स्ट्रॉन्ग गठबंधन हुआ है। और आज की चर्चा को हम यहीं पर विराम देना चाहते हैं। एक दूसरी चर्चा में मुझे जुड़ना है, तो आप सबसे आग्रह कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्रणाम इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए और हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे हम रात 10 बजे आज ही अपडेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।